डन डन, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक कैसा है? आज का टॉपिक मस्त है, क्योंकि आपकी प्लांट वाले सेक्टर को हमने ऑलमोस्ट एक तरफ खत्म कर दिया है, ठीक। और जितनी भी आपकी जो लेफ्ट ओवर क्लासेस हैं, मतलब जो टॉपिक जैसे कि मैंने कहा वायरस वाला आप लोगों का रह गया लेकिन रिकॉर्डिंग में चला गया है, तो आप क्या करेंगे, मैं उसको आपको समझा दूंगा, फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर समझा दूंगा, फिर वीडियो देखेंगे, फिर मैं समझा दूंगा, फिर वीडियो देखेंगे। लिखेंगे कम से कम 1 से 2 बार, एक बार रफ लिखेंगे और एक बार फेयर लिखेंगे, ठीक है। नोट्स आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे और नोट्स आपको बनाने भी पड़ेंगे, दोनों काम करना पड़ेगा। मतलब यू विल हैव टू पेइंग ऑफ द टाइम, आपको टाइम के लिए पे करना पड़ेगा। टाइम के लिए पे करने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही अलग है, हर किसी चैप्टर को बिलोंग करता है, एनिमल वाले सेक्टर को। हम बायोलॉजी के अंदर आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक स्लॉट देखेंगे। जैसे 3rd चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। क्या नाम है? एनिमल किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर पे जंप ले रहा हूं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आ रहा है जो कि बाकी की ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, बुक ओपन करके देख लो, बुक ओपन करके देख लो। मैं तो लाया ही नहीं, मैं तो हाँ तुम लाए हो, ठीक है। तो हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसमें करीब 7 चैप्टर हैं, 6 से 7 चैप्टर। तो उन 6 से 7 चैप्टर और एक एनिमल किंगडम मैं क्या करूंगा कि मैं एक ही बार में उस स्लॉट को खत्म कर दूंगा, वो हर चैप्टर पे लाई करेगा, अच्छा रहेगा, है ना। हर चैप्टर पे लाई करेगा, ठीक। टॉपिक का नाम समझ लीजिए, देखो लास्ट पेज चेंज करो, एक पेज आगे जाओ, नीचे लिखा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, टाइटल लिखा होगा, है ना। तो उसमें 6 चैप्टर करीब आ रहे होंगे। उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग प्रोसेस और एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ उसमें है। तो 6 से 7 चैप्टर हैं। एक चैप्टर इसमें कट गया, पिछले कई सालों में कटा हुआ है, ओमिटेड है, जो कि उसको बोलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वो इस बार मतलब आपको पढ़ना नहीं है, ना एकेडमिक में पढ़ना, ना मेडिकल में पढ़ना है, दोनों में नहीं पढ़ना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करने वाले एक टॉपिक से, देन वी विल स्टार्ट द एनिमल किंगडम। पहले आप इस प्रोसेस को समझें। ये प्रोसेस मैं अलग वीडियो में डालूंगा, ये प्रोसेस अलग रहेगा बिल्कुल, मतलब ये आप बिल्कुल अलग समझेंगे। आज आप जानने वाले हैं कुछ बढ़िया चीज़, जो कि आप दूसरों को भी समझाएंगे तो लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे। क्या? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, मैं क्या कहूंगा आपसे, मैं क्या ही कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं क्या, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसका? हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे हार्मोन का। किसका पढ़ेंगे? हार्मोन का। किसका पढ़ेंगे? हार्मोन्स। किसका पढ़ेंगे? हार्मोन्स का। आप मेरी बात समझ लें, हमारी बॉडी के अंदर 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अपनी बॉडी की बात चल रही है, अब एनिमल किंगडम की बात चल रही है, तो अपनी बॉडी की बात चल रही है। जो भी आप चीज पढ़ेंगे अपने बारे में पढ़ेंगे अब, तो इसलिए इंटरेस्ट आएगा, इसलिए इंटरेस्ट आएगा। अपने बारे में पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ही आएगा, उसमें हमें याद नहीं करना, समझनी है चीजें। मेरे पास 2 चीजें हैं समझने और समझाने के लिए। क्या? अगर मैं आपसे कहूं हार्मोन, क्या कहूं? हार्मोन, तो याद रखिएगा हार्मोन को हम बायोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब लिविंग होगा, बायो का मतलब लिविंग होगा, और केमिकल का मतलब तो केमिकल होता ही है। केमिकल का मतलब केमिकल होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि हार्मोन का मतलब, हार्मोन्स का मतलब है कि बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब हो गया जो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग है लेकिन केमिकल फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी की बोतल है, जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है, जो कि पानी की बोतल नहीं है, जैसे इमेजिन कर लो ये पानी की बोतल है। अब ये पानी जब तक बाहर रहेगा तो बस एक केमिकल है, लेकिन मेरी बॉडी में गया तो ये बायोकेमिकल हो जाएगा, लिविंग केमिकल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जाते ही सब चीजें लिविंग हो जाती है। जहर भी लिविंग हो जाता है, जहर जब तक बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी में जाके लिविंग हो जाता है। कैसे? आपकी बॉडी में एक्ट दिखाता है, जहर गया आप नॉन लिविंग हो जाएंगे क्योंकि जहर लिविंग हो गया है। तो बात समझ में आ गया? तो दुनिया के जितने भी केमिकल्स हैं वो बाहर कैसे हैं? मोस्टली नॉन लिविंग है। मैं सिंथेटिक की प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसे नहीं कि आप प्लांट के अंदर का केमिकल निकाल लो और अंदर के केमिकल की बात करो, कहो कि वो नॉन लिविंग है। भैया वो ऑलरेडी लिविंग है। जो नॉन लिविंग बॉडी के अंदर है, जैसे बॉटल है तो नॉन लिविंग है, उसके अंदर एक केमिकल है, तो वो केमिकल कैसा हो गया? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग बॉडी के अंदर अगर है तो वो नॉन लिविंग है, केमिकल, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तो वो लिविंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लिविंग। तो पानी की अपनी, लिक्विड की अपनी खुद की कुछ नेचर नहीं होती, वो जिस भी बॉडी में रहता है वैसा ही नेचर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मैंने पानी कहा, चाय भी अगर आप ले लें, कॉफी ले लें, कोल्ड कॉफी ले लें, सैशे ले लें, कुछ भी लें आप, तो बाहर कैसा है? नॉन लिविंग। बॉडी में जाते ही
लिविंग। जैसे एक टैबलेट है तो कैसी है, नॉन लिविंग। पानी में घोली तो भी वो क्या है, नॉन लिविंग। जैसी बॉडी में गई तो लिविंग। तो कहने का मतलब क्या है कि केमिकल बाहर नॉन लिविंग की ही तरह एक्ट करता है, बॉडी में जाते ही लिविंग की तरह एक्ट करता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ लिविंग केमिकल है। क्या है, लिविंग केमिकल है। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। समझ में आ गया। ये हार्मोन्स डायरेक्टली आपके ब्लड में मिल जाते हैं। कहां मिल जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में। एक बात। दूसरी बात क्या है हमारे पास, एंजाइम। दूसरी बात क्या है हमारे पास, एंजाइम। एंजाइम जो आप देखेंगे वो अपने आप में क्या है, बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में वर्ड बहुत बार आएगा कैटलिस्ट, बस कैटलिस्ट केमिस्ट्री में आएगा और बायो लग गया तो लिविंग हो गया। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो भी रिएक्शन को या तो तेज कर दे या धीमा कर दे, या तो क्या कर दे, तेज कर दे या धीमा कर दे। देखिए जैसे मानिए इनो होता है, इनो को आप पानी में डालते हैं तो आप उसे घोलते तो नहीं, वो तो अपना आप हो जाता सारी चीजें प्रोसेस। तो उसमें क्या है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो इनो में कुछ ऐसा कैटलिस्ट पड़ा हुआ है जो रिएक्शन तेज कर देता है डिसॉल्व करने के लिए, तेज कर देता है डिसॉल्व करने के लिए। जैसे आप ठंडे पानी में चीनी घोलिए तो टाइम लगेगा, गर्म पानी में घोलिए तो जल्दी घुलेगा। मतलब गर्म पानी चीनी घोलने के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, गर्म पानी चीनी घोलने के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब जहां जहां रिएक्शंस को तेज किया जा सके वहां वहां कैटलिस्ट वर्ड यूज किया जा सकता है। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, लिविंग है बॉडी में तो क्या हो गया, बायो कैटलिस्ट है, मतलब लिविंग कैटलिस्ट है। तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या है, बायो कैटलिस्ट। बॉडी के अंदर वैसे क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक। और रिएक्शन को या तो तेज कर सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। अब अपनी बात पर आ जाओ। आपने कहा हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं किसका, हार्मोन्स का। अब आपके पास समझ में आ रही है, चलिए हार्मोन समझ में आ रहा है आपको। मैंने कहा हार्मोन का अगर आप मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में महज केवल दो ही तरीके के हार्मोन सर्वाइव कर सकते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। फर्स्ट, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ दी हार्मोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरीके के हार्मोन्स हैं। पहला, फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट ये है कि हार्मोन, ऐसा हार्मोन आपकी बॉडी में एक ऐसा भी हार्मोन होगा या आपकी बॉडी में ऐसे भी हार्मोन्स होंगे जो किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे बात समझ में आ रही है, जो किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस न कर सकते हो, क्रॉस न कर सकते हो। समझते रहिए। मैंने कहा कुछ आपकी बॉडी में ऐसे भी हार्मोन्स होंगे जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है। अब सेल के बाहर के साइड में एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर मैंने देखा कोई हार्मोन है, तो ये हार्मोन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, हार्मोन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसका सारा का सारा फंक्शन केवल यहीं पे होना होगा, बाहर की साइड में। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गया। अब ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते सेल की, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये पर्टिकुलर जो हार्मोन है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं। दूसरे अच्छा, इसके अगर हम एग्जांपल्स लें, इसके अगर हम एग्जांपल्स लें तो ऐसे जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, या फिर आप कह सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, या फिर ऐसे हार्मोन्स को हम कैटेकोलामाइन कहते हैं। ये क्या कह दिया, कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन, कोल एमाइन, कैटेकोलामाइन। देखिए कैटेकोलामाइन इज अ कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक का नाम होता है एड्रीनेलिन, और एक का नाम होता है नॉर एड्रीनेलिन। एक का नाम है एड्रीनेलिन और दूसरे का नॉर एड्रीनेलिन। मेरी बात समझ रहे हैं। इन दोनों को एक साथ अगर मैं मिला दूं तो एक वर्ड यूज किया जाएगा जिसका नाम है कैटेकोलामाइन, जिसका नाम है कैटेकोलामाइन। क्या ये बात समझ में आती है? फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो हार्मोन को ट्रैवल करने के लिए बकायदा किसी मैकेनिज्म की जरूरत होती है, एक तरीका, मैकेनिज्म, एक तरीका। उस तरीके प्रोसेस में क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, तो वो एक तरीके के हार्मोन्स हैं। और ये हार्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं, कैटेकोलामाइन हार्मोन्स हो सकते हैं। कैटेकोलामाइन का मतलब है जिसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन मिलता है।
क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए दूसरी बात, ऐसा भी हार्मोन्स हो सकते हैं, ऐसे भी, फर्स्ट टाइप तो ये हो गया। सेकंड टाइप देखिए, ऐसे भी आपके पास हार्मोन्स हो सकते हैं, ऐसे भी हार्मोन्स आपके पास हो सकते हैं। कैसे? पहले लिख ले, ऐसे भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं जो किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसी, हाँ, क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसे में क्रॉस करा दो। देखिए मान लीजिए क्या है, एक सेल है और इस सेल के चारों तरफ में क्या होगी? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा दोनों एक ही चीज है। आप कह दो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाहर की साइड में क्या है? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। तो मान लीजिए हार्मोन है, तो ये, और ये क्या है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हार्मोन जो होगा उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे करके क्रॉस कर जाएगा। कर गया क्रॉस? ये क्रॉस कर जाएगा। बात में आ गया? इस तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं, इस तरीके के हार्मोन्स कैसे हार्मोन्स होते हैं? जैसे उसमें एग्जांपल था, उसमें इसमें भी एग्जांपल होगा। ऐसे को बोलते हैं स्टीरॉइड। कैसे? स्टीरॉइड या स्टीरॉइडल हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन, और कह सकते हैं आप T3 और T4। T3 और T4, एक्चुअली में T3 और T4 टाइप ऑफ जो हार्मोन्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं थायराइड ग्लैंड में। किसमें मिलते हैं? थायराइड ग्लैंड में। कहाँ मिलते हैं? थायराइड ग्लैंड में। तो ये थायराइड हार्मोन्स हो गए। कौन से? थायराइड हार्मोन्स। कैसे हार्मोन्स हो गए? थायराइड हार्मोन्स हो गए। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? थायराइड कहाँ? नेक में तो होती है ना, यहाँ होती है नेक में, थायराइड ग्लैंड होती है, ऐसी होती है देखने में, ऐसी रहेगी। ये थायराइड यहाँ पर है आपकी थायराइड ग्लैंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लीन हो गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, या कहो कि हार्मोन दो तरीके से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला, या तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो इसमें कौन तरीके के हार्मोन्स आते हैं? प्रोटीन, पेप्टाइड्स और कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन इज अ कॉम्बिनेशन वर्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो क्रॉस कर जाएंगे किसको? प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन को। तो ऐसे को हम किस में डालेंगे? स्टेरॉइड या T3TH या थायराइड हार्मोन या ग्लैंड वाले में। यहाँ तक बात समझ में आई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका मैकेनिज्म समझिएगा, लंबा थोड़ा मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट टाइप को ले लें, ऐसे हार्मोन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। टाइटल पे आ जाइए, फर्स्ट पे आ जाए। तो मैंने कहा दोज hormones या hormone which can't cross of cell membrane या plasma membrane। ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो कि क्रॉस नहीं कर सकते। अब मेरी बात को आराम से बैठ के देखें, अब मेरी बात को बहुत आराम से बैठ के देखें, ये इसका एक मैकेनिज्म होता है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? तो इसके नीचे की साइड सेल होगी, इसके नीचे की साइड सेल होगी। तो मान लीजिए एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है, और सेल का इतना हिस्सा काटा हुआ है, काट लिया, तो ये कटा हुआ हिस्सा है, तो इसके नीचे तो सेल होगी। ठीक है, एक बात हो गया। उसके बाद आराम से बैठ के देखिएगा, मैं कुछ लिखूंगा नहीं सब कुछ, लेकिन आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। मैंने कहा कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के दो सरफेस आ रहे हैं, एक ये हो गया ऊपर वाला और एक हो गया नीचे वाला। गौर रखिएगा बात पर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये कैसा हो गया? आउटर सरफेस, ये हो गया आउटर सरफेस, और ये हो गया इनर सरफेस, ये हो जाएगा इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। ध्यान देने वाली बात है, पर्टिकुलर जो मान लीजिए आपके पास कोई हार्मोन है, पहले हार्मोन बना लो। ये मान लीजिए आपके पास कोई हार्मोन है, मान लीजिए आपके पास कोई हार्मोन है, ये आपके पास हार्मोन हो गया। क्या हो गया? हार्मोन। ये एक हार्मोन हो गया, इसे मैंने कह दिया हार्मोन। क्या कह दिया? हार्मोन। आपकी बॉडी के अंदर चल रहे प्रोसेस को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ कि हार्मोन आपकी बॉडी में टाइप 1 में कैसे काम करता है। ऐसे हार्मोन्स जो आपकी सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर सकते हो, क्रॉस नहीं कर सकते हो। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे
हॉर्मोन्स, ऐसे हॉर्मोन्स। चलिए, तो मैंने कहा किसी भी सेल इसको मैंने क्या बोला है, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। आराम से बैठ के देखिएगा, समझिएगा, एक ही बार में सेट हो जाएगी बात। ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस है, और वो कौन है, हार्मोन है। ध्यान रखें बात, ध्यान रखें बात, ध्यान रखें बात क्या कि इसके अंदर क्रॉस नहीं कर सकता टाइप 1, इसके अंदर क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन असर तो दिखाना पड़ेगा। हार्मोन निकला है तो काम करेगा। अब बात आई है तो दूर तक जाएगी, तो हार्मोन निकला है तो कुछ काम करेगा जरूर, तो काम कराओ। इसके ऊपर ये लगे हैं इसके रिसेप्टर, ये लगे हैं इसके। देखिए, आप अगर खीर या कोई भी लिक्विड डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसको किसी बॉल में डालना पड़ेगा, किसी बाउल में डालना पड़ेगा, ग्लास में डालना पड़ेगा, किसी कटोरी में डालना पड़ेगा, चम्मच में लाना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी चीज पे रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हार्मोन को भी किसी चीज पे रखना पड़ता है। आपकी बॉडी में हार्मोन किसी चीज पे रखा जाएगा, जिस चीज पर रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। मतलब हार्मोन को रिसीव करने वाला रिसेप्टर क्या हो जाएगा, रिसेप्टर। एक एक वर्ड बड़े आराम से समझते रहे। दिस इज कॉल्ड दी रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड दी रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड दी रिसेप्टर। और देखो कैसे जा रहा है, रिसेप्टर। ये क्या है, रिसेप्टर। ये क्या है, ये क्या है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर हार्मोन इस पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस नहीं कर पा रहा ना, तो इस पर सरफेस पे बाइंड अप हो जाएगा। तो मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा भी, पहले समझा रहा हूं। तो देखिए, क्या हार्मोन बाइंड हो गया, हो गया, बढ़िया बाइंड हो गया। दिस इज कॉल्ड दी हार्मोन, दिस इज कॉल्ड दी हार्मोन, एंड दिस इज कॉल्ड दी रिसेप्टर। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो उसे बोलते हैं एचआर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एचआर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। तो इस पूरे को आप क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लिख देंगे आप लोग, हार्मोन रिसेप्टर और कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर और कॉम्प्लेक्स। क्या यहां तक कोई डाउट है? ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा। भाई इस हार्मोन को सीधे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रहा, इसलिए सेल ने इसको अलग तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। सरफेस पे क्या ला दिए, सरफेस कौन से पर है, अंदर वाले सरफेस पे कि बाहर वाले सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। पहला क्वेश्चन। दूसरा, बाइंड किसके साथ करा है, रिसेप्टर के साथ। अच्छा, किसको करा है, हार्मोन को। कौन सा हार्मोन है, टाइप 1, टाइप 1। कौन सा, टाइप 1। टाइप 1 वो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो आके दोनों जुड़ गए तो क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स। क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। भाई एक ऊपर हार्मोन नीचे रिसेप्टर, तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अरे बढ़िया, समझ में आ गई, आगे बढ़ो। अब देखिएगा, बात को बहुत आराम से समझे, बहुत इजी, तेज नहीं भगाना दिमाग के अंदर जरा भी। देखिए, ये क्या है, ये क्या है, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से आके जुड़ता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इस हार्मोन का मैं नाम रख लेता हूं, उसी हिसाब से उसके एंजाइम भी एक्टिवेट होंगे। भाई अगर घर में कोई आया तो उसकी वेलकम वैसी व्यक्ति करेगा जैसा आया है, और घर में कोई अनजान व्यक्ति आया है तो उसका वेलकम कोई भी कर लेगा। अगर कोई जानकार व्यक्ति घर में आया है तो उसका वेलकम, क्योंकि जानकार व्यक्ति बिना बताए आएगा नहीं। अरे जानकार व्यक्ति बिना बताए आएगा नहीं, और जो जानकार नहीं है वो कभी भी आ जाएगा, वो कभी भी आ जाएगा, तो उसका वेलकम कोई भी कर लेगा। एक्चुअली में उसका वेलकम हुआ नहीं, उसको तो बस टोका गया। कुछ ऐसा सही है बॉडी के अंदर, बॉडी हमारी खेल रही है हमारे साथ, तुम समझो क्या कर रही है। तो इन दोनों को मिला के बना दिया हार्मोन एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इस पर आकर जैसे बाइंड हुआ तो ये एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। और ये एंजाइम इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव, इसलिए मैंने खाली बनाया इसको। कैसा है,
इनएक्टिव। ये एंजाइम कैसा है? इनएक्टिव। ये एंजाइम कैसा है? ये एंजाइम है आपका एक्टिव। कैसा? एक्टिव। ये कैसा है? एक्टिव है। यहां तक बात समझ आ रही है? तो इनएक्टिव से एक्टिव में भी गया होगा, इनएक्टिव से एक्टिव में भी गया होगा। एक्टिव में तब जाएगा जब इसको पता होगा कि हार्मोन कौन सा लिया गया है, हार्मोन कौन सा लिया, गेस्ट कौन आया है, गेस्ट कौन आया, पहले पता तो हो बंदा कौन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर जो एक्चुअल में हार्मोन है उसको हम ले लेते हैं एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। मैंने एड्रेनलिन ही क्यों लिया? क्योंकि 10th क्लास में आता है ये, तो आप पढ़ के आए हैं उसे, तो 11th क्लास में आपको समझ में आएगा। जैसे ही उसे पता चला, किसको? सेल मेम्ब्रेन को, कि बाहर से कोई हार्मोन, नाम क्या है? एड्रेनलिन। नाम क्या है? एड्रेनलिन। ये एग्जांपल हो गया। एड्रेनलिन हार्मोन आया और आकर किस पर बाइंड हो गया? मेरे रिसेप्टर पर। मुझे करना पड़ा क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो टाइप 1 में आता है, तो अंदर नहीं आ सकता, तो उसका वहीं पे बनवा दो बाहर बाहर। क्या? कॉम्प्लेक्स। क्या बनवा दो? कॉम्प्लेक्स। जैसे ही उसका कॉम्प्लेक्स बनवाया तो मेरी बॉडी के अंदर, मतलब मेरी सेल मेम्ब्रेन के ठीक अंदर, ठीक नीचे क्या बन गया? एंजाइम। और एंजाइम इनएक्टिव से क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव। लेकिन ये कौन सा एंजाइम है? जैसा गेस्ट वैसा एंजाइम, जैसा गेस्ट वैसा एंजाइम। तो इस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम रखा जाएगा क्या? इसे बोलेंगे आप एडिनाइलेट। एडिनाइलेट और साइलेज। ठीक है, एडिनाइलेट और साइलेज। साइलेज मतलब साइक्लेज। साइक्लेज भी कर सकते हैं आप इसे, साइक्लेज। अरे साइक्लेज कर लो। साइकिल समझ? साइकिल वही वर्ड है, साइक्लेज मतलब कुछ घुमाएगा। अब ये कुछ घुमाएगा, ये कुछ घुमाएगा ये। अरे बात समझ में आ रही है? इजी। अभी बहुत लंबी जाएगी बात, आसान नहीं है। तुम्हारी बॉडी में देखना केवल एक हार्मोन कितने नंबर ऑफ को एक्टिवेट करता है। एक हार्मोन बॉडी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करेगा, तुम अभी चौंक जाओगे पकड़ के कि एक बंदे में इतनी दम कि वो लगभग 1 अरब तक मॉलिक्यूल पैदा कर दे अंदर बॉडी में। एक हार्मोन का मॉलिक्यूल 1 अरब तक क्या एंजाइम पैदा कर सकता है। समझ रहे हो तुम? खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज है। और इसी से तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी दिखती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब तुम्हारा फिजियोलॉजिकल एक्ट दिखता है। जैसे मैं बॉडी को बार बार हिला रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, एक्टिवेशन है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ये क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब बॉडी का एक्शन हो रहा है, बॉडी का। जैसे बॉडी पे टेम्परेचर आ गया तो बॉडी की ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा हो गया? एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज। अब एडिनाइलेट जो साइक्लेज है वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्टिवेटेड एंजाइम है। कौन सा? एक्टिवेटेड एंजाइम। कैसा है? एक्टिवेटेड एंजाइम। मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि जो एडिनाइलेट साइक्लेज है, इस एंजाइम में बेसिकली क्या होगा कि एडिनाइलेट साइक्लेज यहां पर एटीपी को कन्वर्ट करवा लेता है सीएमपी पे। किस पर? सीएमपी। जे क्या बोला है? एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट, ये मोनोफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट, ये मोनोफॉस्फेट। तो एक ट्राइफॉस्फेट है और एक मोनोफॉस्फेट। वहां जाके मैं सब कुछ लिखूंगा, तो चिंता नहीं मारने का, वहां जाके सब लिखूंगा, लेकिन पहले 1-2 स्टेप समझ लो। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा कौन? यही आ जाएगा कौन? एडिनाइलेट और साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज ने ही एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया है। एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया है। एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया है, कर दिया। अब ये जो सीएमपी है, ये काइनेज, किसको? काइनेज नाम के एंजाइम को काइनेज में ही कन्वर्ट कर देगा। जे क्यों करा? ये तो बेकार का काम है। नहीं सर, मैं कुछ लिखूंगा नीचे। ये कैसा है? इनएक्टिव। ये कैसा है? इनएक्टिव। और ये कैसा है? एक्टिव। तो मतलब क्या हुआ कि सीएमपी ने इनएक्टिव काइनेज को एक्टिव काइनेज में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप समझ आ रही मेरी बात? तीसरा स्टेप क्या होगा कि यहां पर जो एंजाइम है, यहां जो एक एंजाइम होगा, यहां पर एंजाइम होगा और वो एंजाइम इनएक्टिव होगा। अगेन क्या होगा? इनएक्टिव। और इस इनएक्टिव एंजाइम को किस में? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कन्वर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा किसको? काइनेज। किसको? काइनेज। कौन सा?
एक्टिव। कौन सा? एक्टिव। आप देख रहे हैं इसके होने से ये हुआ, इसके होने से ये हुआ, इसके होने से ये हुआ, रिदम है ये। एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक भी स्टेप मिस होगा तो बॉडी की सर्कमस्टांस तोड़ देंगे आप, बॉडी की सर्कमस्टांस तोड़ देंगे आप। ठीक, अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़िए। अब जो ये एक्टिव एंजाइम है, अब जो ये एक्टिव एंजाइम है, ये कुछ नया करने वाला है। क्या नया करेगा? उठाओ यहां लाओ, देखो क्या होगा। इसने क्या करा, एक्टिव काइनेस ने, एक्टिव काइनेस का एक्टिव एंजाइम ने, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन, किसको? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा ग्लूकोज में। और तोड़ना जो इसने सीखा वो किसके थ्रू हुआ? एक्टिव एंजाइम से। किससे हुआ? एंजाइम कैसा? एक्टिव। आगे समझे। और इस प्रोसेस को कुछ कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं, ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट करा आपने? ग्लूकोज में। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइको, देखो पूरा नाम लिख दो, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। पूरा नाम लिखा है कि नहीं? बस लाइसिस लगा दिया मैंने, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। मैं धीरे धीरे अपनी बात पर दोबारा आ रहा हूं, धीरे धीरे अपनी बात पर दोबारा आ रहा हूं। मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए ये तीन जो स्टेप हैं, एक और एक ये दो और एक ये तीन, इन तीनों स्टेप को आप बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड या इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स या इफेक्ट कहते हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड या इफेक्ट कहते हैं। और इस सिंगल मेथड को इसको आप बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। कैसा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या इफेक्ट, रिस्पॉन्स या इफेक्ट। ये हुआ तुम्हारी बॉडी में केवल एक हार्मोन के मॉलिक्यूल से, एक हार्मोन के मॉलिक्यूल ने इतना सब कर दिया तुम्हारे अंदर। मतलब जब तुम्हारे अंदर हार्मोन पैदा होता है केवल एक मॉलिक्यूल, तो ये देखना अब इसकी काउंटिंग कहाँ जाएगी, ये देखना इसकी काउंटिंग कहाँ जाएगी, तुम डर जाओगे, तुम डर जाओगे। अच्छा एक चीज़ और भी देखिएगा, एक चीज़ और भी देखनी है, प्राइमरी एंजाइम और सेकेंडरी एंजाइम के नाम से कहा जाता है। देखिए यहाँ जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है इसे आप प्राइमरी एंजाइम कहोगे या प्राइमरी कंडीशन कह दोगे, ठीक है, इसे प्राइमरी कह दोगे, इसे प्राइमरी कंडीशन कह दोगे। ये बायोसेंसर, प्राइमरी बायोसेंसर, बायोसेंसर, ये प्राइमरी बायोसेंसर है और इसी की वजह से ये बना है, तो इसे बोल देंगे हम सेकेंडरी। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी बायोसेंसर, सेकेंडरी बायोसेंसर। ध्यान रखना है, लेकिन ये बात तय नहीं है कि हमेशा यही बायोसेंसर होगा, ये बात तय नहीं है कि हमेशा यही बायोसेंसर होगा। जैसा हार्मोन वैसा बायोसेंसर, जैसा गेस्ट वैसी वेलकम, जैसा गेस्ट वैसा वेलकम। और बॉडी के अंदर केवल कुल मिला के 4 बायोसेंसर हैं सेकेंडरी। कितने? 4। कितने? 4। कितने? 4। केवल 4 ही तरीके के आपकी बॉडी में क्या है? सेकेंडरी बायोसेंसर हैं। प्राइमरी बायोसेंसर तो कोई भी हो सकता है, प्राइमरी बायोसेंसर तो कोई भी हार्मोन हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि एड्रेनलिन है, हो सकता है कि कोई और भी हार्मोन हो सकता है कोई और, मान लीजिए नॉर एड्रेनलिन हो, मान लीजिए इंसुलिन हो, कोई भी हार्मोन हो सकता है जो प्रोटीन मेड हो या पेप्टाइड मेड हो, या फिर आपका प्रोटीन पेप्टाइड या फिर कैटेकोलामाइन। याद आ गया कैटेकोलामाइन? तो मेरी बात को समझो, यहाँ पर मेरी बात को समझिए। अब मैं दोबारा इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करके बता रहा हूँ। क्या? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने वो मेथड देखा जिसमें कि कोई भी हार्मोन अगर बेसिकली किसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में जब बाहर से वही हार्मोन आता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हार्मोन को रिसीव किया जाता है किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होंगे वहीं सरफेस पर आपका आके हार्मोन जुड़ जाएगा। किसके सरफेस पर? रिसेप्टर के सरफेस पर।
तो जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ऐसा होने के बाद तुरंत हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर मैसेज भेजते हैं और एंजाइम को इनएक्टिव से एक्टिव करवाते हैं। इनएक्टिव से एक्टिव, आप ये देखिए आपकी सेल के अंदर ये चलता है, आपकी सेल के अंदर ये चलता है हार्मोन निकलने पर। जैसे आप खुश हो रहे हैं तो डोपामिन निकल रहा है, आप दुखी हो रहे हैं तो डोपामिन नेगेटिव वे में निकल रहा है, डोपामिन पॉजिटिव वे में निकलता है और नेगेटिव वे में भी निकलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो इनएक्टिव पर्टिकुलर एंजाइम था, जो क्या था, इनएक्टिव, जो बॉडी में इनएक्टिव एंजाइम था, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम एक्टिव हो गया। क्या इनएक्टिव से क्या हो गया, एक्टिव। तो ये आपके पास एक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव एंजाइम इस हार्मोन के रिस्पेक्ट में ही बनेगा, जैसा हार्मोन वैसा, हाँ वैसा क्या, एक्टिव एंजाइम या फिर सेकेंडरी बायोसेंसर। इसका नाम क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज का काम होता है कि वो एटीपी को CAMP में कन्वर्ट कर देता है। एटीपी को CAMP में कन्वर्ट कर देगा। CAMP का मतलब होता है साइक्लिक, इसका मतलब होगा साइक्लिक, साइक्लिक एडिनो साइन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट समझ में आ गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लेकिन साइक्लिक। ठीक है, तो अब ये CAMP क्या करेगा, एटीपी से किस में कन्वर्ट हो गया, आप CAMP में। करा किसने, सेकेंडरी बायोसेंसर या फिर एडिनाइलेट साइक्लेज ने करा। सेकेंड स्टेप में ये हुआ कि CAMP ने काइनेज इनएक्टिव को एक्टिव कर दिया, काइनेज इनएक्टिव को एक्टिव कर दिया। जैसे ही काइनेज एक्टिव हो गया तो काइनेज ने एंजाइम इनएक्टिव को एक्टिव कर दिया, एंजाइम इनएक्टिव को एक्टिव कर दिया। तीसरे स्टेप में, अब इन तीनों स्टेप को कहा जाता है क्या, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स या फिर इफेक्ट्स। ये तीनों बायोकेमिकल पर, क्योंकि सबका सब में क्या हो रहा है, सबके सभी के अंदर, बॉडी के अंदर चल रहा है, सेल के अंदर क्या, कि वो केमिकल के साथ खेल रहे हैं। कभी एंजाइम एक्टिव हो रहा है, कभी काइनेज एक्टिव हो रहा है, कभी एटीपी एक्टिव हो रहा है, सारा एक्टिवेशन का है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आता क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इफेक्ट। उसमें क्या होगा, इसके अगले स्टेप में जो आपने एंजाइम को एक्टिव करा, वो एंजाइम एक्टिव होकर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब ये जो ग्लूकोज बना है, यही ग्लूकोज होगा जो आपकी बॉडी में किसी भी चीज के लिए काम करेगा। जैसे समझिए, जब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन का मतलब है 3A फैक्टर। 3A फैक्टर का मतलब क्या है, फाइट फ्लाइट फ्राइट। जैसे मान लीजिए आप झगड़ रहे हैं या आपसे कोई झगड़ रहा है तो उस समय आपको बीपी इंक्रीज होता है, आप गुस्सा करते हैं उस समय बीपी आपका इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा आप हाइपर हो जाते हैं तब आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलाइजेशन तेज चलना शुरू हो जाता है। तो उस समय कमजोरी न होने की वजह से, कमजोरी ना हो इसलिए हमारी बॉडी ग्लूकोज देना शुरू कर देती है। मैसेज कौन देता है, मैसेंजर, जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। आया समझ में? तो उसके लिए ताकत चाहिए होती है ना, लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज दिए जा रहा है आपकी बॉडी, तो आप गुस्सा बहुत लंबे समय तक कर जाएंगे। और अगर आपकी बॉडी में इतनी तेज गुस्सा है कि ग्लूकोज ही आपकी बॉडी का खत्म कर दिया आपके गुस्से ने, दो तरीके हैं, या तो ग्लूकोज चलता रहे और आपको गुस्सा आता रहे, इसका मतलब आपका गुस्सा बहुत तेज लेवल का नहीं है, आप गुस्सा किए जा रहे हैं, मतलब आपका गुस्सा बहुत हाइपर लेवल का नहीं है। और गुस्सा अगर आपका बहुत हाइपर लेवल का है तो आप वीक पड़ जाएंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज की परसेंटेज कम है तो भी आपका गुस्सा ज़्यादा समय के लिए ठहर नहीं सकता। और दूसरी बात, जितना ग्लूकोज आपका इंक्रीज होगा तो भी बीपी इंक्रीज होगा, और जितना आपका ग्लूकोज घटेगा फिर आपका बीपी डिक्रीज हो जाएगा। इसको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन मतलब इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन, डिक्रीज होगा तो हाइपोटेंशन। उसी तरीके से आपका हार्ट की रेट भी इंक्रीज होती है और डिक्रीज भी हो जाती है। दिल जोर से धड़कता है गुस्सा आने पर, और धीमा भी धड़कता है जब गुस्सा आपका धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है, या फिर आप बहुत स्लो हो जाते हैं इंटरनली बॉडी में। ठीक, तो उसे बोलते हैं हम ब्रेडिकार्डियन और ट्रैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डियन, टेकीकार्डिया मतलब बढ़ रही है दिल की धड़कन और घट रही है, और बीपी अगर बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन और घट रहा है तो हाइपोटेंशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिकॉर्डिंग जारी है, बकायदा इस बात को समझ के देखिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये आपको जनरल वे में भी और जनरल लाइफ में भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्ड क्या होते हैं और बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड क्या होते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर किसी पर्टिकुलर हार्मोन का अलग अलग क्या सेकेंडरी बायोसेंसर होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने टाइटल ही लिख के बता दूं कि सेकेंडरी बायोसेंसर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो आपके सामने आ ही गया, क्या लिखा मैंने,
एडिनाइलेट साइक्लेज, ये आपके सामने आ गया, एडिनाइलेट और साइक्लेज। तो हम लिख ही लेते हैं। तो वी हैव द एडिनाइलेट एंड साइक्लेज, ये नहीं लिखेंगे, एडिनाइलेट और साइक्लेज। दूसरा कैल्शियम आयन, तीसरा PI3, चौथा DG। ये चार हैं जो क्या है आपके पास सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कैल्शियम आयन तो कैल्शियम होता है, ठीक है, और सॉरी उल्टा हो गया वाला, IP3 बोलते हैं इसको, IP3, ठीक है। IP3 है मतलब ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और DG हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4, 4 हो गया ना, ठीक है, 4 हो गया। 4 के 4 आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। आ गया बात समझ में? बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वैसे इसके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं बची अब, नहीं ना, समझ में आ गया ना? थ्योरी तो नहीं देना मुझे अब, हाँ बिल्कुल नहीं देना। कुछ मैं देख लेता हूँ, मुझे अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो मैं लिख दूँ। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो तुम समझते हो ना, जो बॉडी आपकी शो करती है। जैसे बीपी लो होगा तो आप देखना एकदम आराम से बैठ जाओगे, गुस्सा करोगे तो आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी, एकदम ये फेंक दिया वो फेंक दिया, गुस्सा करते चिल्ला दिया, ये सब। तो बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड जो करती है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गया? चलिए, अब एक प्रोसेस तो हमारे पास ये था, समझ में आ गया। दूसरा प्रोसेस हमारे पास ये है। अब इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज्यादा उन्नत लेवल है। उन्नत मतलब ये थोड़ा ज्यादा डेवलप कंडीशन है, बॉडी में ज्यादातर ऐसा होता है। देखिए कैसे, मैं आपसे कहूं कि दोज हार्मोन बताइए, दोज हार्मोन विच कैन क्रॉस ऑफ, किसे क्रॉस कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को जो क्रॉस कर सकते हैं वो कौन से है? तो मैंने एग्जांपल क्या दिया था, स्टेरॉइड वाले हो सकते हैं, या I3 और I4 वाले, मतलब कि थॉरड वाले हो सकते हैं। तो साथ में इसका एग्जांपल भी लिख लिया जाए। इसमें एग्जांपल के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, T3 और T4 थायराइड हार्मोन। एक दूसरा क्या था हमारे पास, स्टीरॉइड। क्या है? स्टीरॉइड। दो अपने दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब समझ के देखिए इस वाले में कैसे होगा। ठीक है, एक समझ में आ गया होगा ना? डायग्राम का यही तो फायदा है, थ्योरी खा जाता है डायग्राम, और सब अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है, नहीं? ठीक है,
क्या समझ रहे इससे देख के तुम? ये बॉडी में सेकंड प्रोसेस है, बॉडी का सेकंड प्रोसेस है, किसके लिए? हार्मोन के लिए। किसके लिए? हार्मोन के लिए। देख के क्या लग रहा है? हार्मोन बाहर है, सीधा अंदर क्रॉस कर गया, अंदर क्रॉस करने के बाद न्यूक्लियस मिला और न्यूक्लियस के अंदर क्रॉस कर गया, न्यूक्लियस के अंदर फिर इसे क्या मिले? रिसेप्टर्स मिले, रिसेप्टर मिलने के बाद इसको फिर दोनों बाइंड कर गए, बाइंड करने के बाद किस पे चले गए? इसके डीएनए पे। डीएनए पर असर करता है ये, किस पे? डीएनए पे असर करता है। भाषा लिखने की तक की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अच्छे भूल जाते हैं, अच्छे भूल जाते हैं। ठीक है, 42 चैप्टर हैं आपकी बायो में, आपको हाँ 42 मिनट याद नहीं रहने देंगे मैटर। देखिए ये आपके पास क्या है? हार्मोन। क्या है? ये हार्मोन हो गए, ये हार्मोन्स हो गए आपके पास। ठीक है, और ये हो गया आपके प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पता है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये डॉक्टरी लेवल पे पढ़ाया जाता है, ये एकेडमिक में नहीं पढ़ाते। आप समझ लीजिए एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, वहाँ डायग्राम पे चलती है बात, थ्योरी पे नहीं चलती, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखा सकते, मतलब थ्योरी का अलाउड नहीं होता। अलाउड का मतलब थ्योरी पर हम फोकस ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? थ्योरी थोड़ी समझानी है, समझाना है बस। लैंग्वेज थोड़ी समझानी है, समझाना है बस। लैंग्वेज तो वो खुद एक्सेप्ट करेगा बुक पढ़ने के बाद, आपको ऐसे ही समझाया जाएगा। आ रही बात समझ में? आप आगे की भी क्लास लेंगे तो वो भी ऐसे ही समझाया जाता है, तो मैं आपको वो फील कराना चाह रहा हूँ। देखिए इसे बोलते हैं आउटर, है ना? ये हो गया आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, और ये हो गया इनर, इनर ये हो गया आपका पास इनर और सरफेस, इनर सरफेस। अगर ये क्लास कोई हमारा बीएससी वाला स्टूडेंट देखेगा, हैं कुछ मेरे पास कुछ स्टूडेंट नंबर ऑफ हैं जो मेरे थ्रू पास आउट है, मतलब मेरे पढ़ाए हुए हैं, जो कुछ बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं ग्रेजुएशन डीयू से, कुछ ऐसे हैं, तो मेरी क्लास देखते हैं वो बाकायदा बोलते हैं सर आप जैसे समझा रहे हैं मतलब बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी अच्छी लेवल की किताब ले लो। तो उनको लगता है बहुत ईजी मैटर। अब ये जब उनके पास जाएगा तो मुझे मैसेज भेजेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वाले कुछ स्टूडेंट है जो बाकायदा देखते ही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हमें इससे मतलब है? नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। ये हार्मोन कर गया अंदर एंटर, कर गया, ये हार्मोन कर गया अंदर एंटर, एंटर कर गए बिना किसी परेशानी के, क्योंकि टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 है। अब ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और यहां जो आपको दिखेगा, यहां जो आपको लिक्विड दिखेगा, यहां क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। भाई लिक्विड होता है ना हमारी सेल में, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो लिक्विड मिलेगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस का लिक्विड, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के लिक्विड को साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब ये एंटर कर जाएगा इसके भी अंदर, कर गया, कर गया। किसके अंदर कर गया वो हमने लिख दिया आपके सामने कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एंटर कर गया, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एंटर कर गया। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ऑफ सेल। ये कौन है नीचे? इसको बोलते हैं रिसेप्टर। ये कौन हो जाएगा? रिसेप्टर। दिस इज कॉल्ड द रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड द रिसेप्टर। अब ये क्या है बताना जरा? क्या है? कॉम्प्लेक्स, एच आर, बहुत बढ़िया। तो इसे क्या बोल देंगे? एच आर कॉम्प्लेक्स। डॉक्टरी में ऐसे नाम लिए जाते हैं, एच आर कॉम्प्लेक्स। वो थोड़ी बोलेगा हार्मोन रिसेप्टर, कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो इसे कौन सा कॉम्प्लेक्स कह देंगे? हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया। उसके बाद अब ये जाकर किसके साथ बाइंड हो रहे हैं? डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीएनए। ये डीएनए के साथ क्या हो जाएंगे? बाइंड। विद डीएनए बाइंड, है ना? विद डीएनए बाइंड। और जैसे डीएनए के साथ बाइंड होंगे तो देंगे तुमको दो प्रोसेस। क्या? जीन एक्सप्रेशन। क्या देंगे? जीन एक्सप्रेशन। हमको तो पता ही नहीं जीन क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं जीन क्या होता है। देखो क्या होता है जीन?
मान लीजिए ये आपके सामने एक डीएनए है, मान लीजिए आपके सामने क्या है, डीएनए है, ये डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, डीएनए। अब इस डीएनए के आप कोई एक हिस्सा या दो हिस्सा ले लीजिए, जैसे मैंने एक ही लिया और एक ही ले लिया और मान लीजिए एक ही ले लिया, तो मैंने इसके 3 हिस्से ले लिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। तो जो फर्स्ट हिस्सा है इसको मैं जीन कह रहा हूं और पूरे को क्या कह रहा हूं, डीएनए। मेरी बात समझते जाएंगे? मैं कितना गंदा जा रहा है ये बात। डी एन और ए डीएनए है और इसे क्या बोल देंगे, जीन। इसे क्या बोल देंगे आप, जीन। इसे जीन बोल दो। इसे आप जीन बोल दो, इसे जीन कह दो और इसे भी क्या कह दोगे, जीन कह दो। इसे भी क्या कह दोगे, जीन कह दो। तो जीन कह दो तो क्यों कह दिया, कोई तो वजह होगी जीन कहने का। जीन क्या है, जीन क्या है, अब समझिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। देखिए ये क्या है, जीन। किसी भी डीएनए के अंदर किसी भी, देखिए बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 से 37 जीन्स होते हैं। पहली क्वेश्चन गूगल करने पर मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा, एक डीएनए के अंदर तुम्हारे ह्यूमन के एक डीएनए के अंदर 30,000 जीन होते हैं, ये भी गूगल में मिलेगा। दो बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल की बात है, मेरी बात समझिए। मैंने कहा इन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस कहते हैं ना सेल का, इन माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ जीन कितने रहेंगे, 36 से 37। एक बात और, इन ह्यूमन सेल इन सिंगल डीएनए, केवल एक की बात करी है मैंने, इन सिंगल डीएनए कितने होंगे, 30,000 जीन। कितने, 30,000 जीन। याद रहेगा, डेटा बहुत अच्छा है। तो ये आपके क्या है, ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं। अब जीन का काम क्या है, जीन का फंक्शन समझिए, जीन करता क्या है। जीन का काम होता है प्रोटीन दिखाना, प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर डीएनए में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको जीन कहते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन बनता है तो बॉडी के अंदर जहां जरूरत होती है वहां पहुंचा दिया जाता है। कौन बनाएगा, डीएनए। कौन बनाएगा, डीएनए। लेकिन डीएनए तो प्रोटीन ही नहीं बनाता, डीएनए तो प्रोटीन बना ही नहीं सकता, डीएनए को अलाउड ही नहीं है प्रोटीन बनाना, उसके पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं ऐसा। तो इसका मतलब इसके पास एक मेथड होता होगा, उस मेथड को बताने से पहले समझ लीजिए, जैसे ही डीएनए के साथ में क्या एचआर कॉम्प्लेक्स ने अटैचमेंट लिया, तो यहां पर ये शो कर देगा, क्या कर देगा, शो कर देगा अपने पत्ते और बोलेगा कि मैं शो कर रहा हूं जीन एक्सप्रेशन। क्या शो कर रहा हूं, जीन एक्सप्रेशन। एसी ऑफ कर दो। क्या कर देगा, जीन एक्सप्रेशन। क्या कर देगा, जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन एक्सप्रेशन शो करवाने के लिए टाइप 2 है। जीन एक्सप्रेशन शो करने के लिए टाइप 2 है। और टाइप 1 में क्या होता है, 3 बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड देने के लिए, एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्ड देने के लिए उसको सेल के अंदर घुसना नहीं पड़ता, बाहर से काम कर देता है, बाहर से काम कर देता है। इसको सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये बाहर से पूरी सेल को अपने पकड़ में ले लेगा। और दूसरा, ये सेल के अंदर घुस के उसके डीएनए तक वार करेगा। इसका मतलब दोनों का मैकेनिज्म बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, लेकिन दोनों के असर बराबर हैं। बट इसका असर बहुत ही खतरनाक है, इसका असर बहुत खतरनाक है। दवाएं 2 तरीके से काम करती हैं, मेडिसिन 2 तरीके से काम करती हैं, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। जो वैक्सीन्स लगती हैं वो इसमें लगती हैं, क्योंकि डीएनए पर वार करना है। किस पे वार करना है, डीएनए पे। अरे बात समझ में आ रही है। और जो टैबलेट्स खाते हो वो इस मेथड पे काम करती है, क्योंकि डीएनए से मतलब नहीं है, अभी के अभी काम करो, अभी के अभी। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बात समझिए, यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझिए, जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या है। अगर आप ये समझ जाएं तो सीधी सी बात है कि आपको इस पूरे का आगे का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है समझिए।
बड़ा आसान है। मैंने कहा डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, याद रखिएगा, कभी नहीं बना सकता, कभी बनाया ही नहीं तो बनाएगा कहां से। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, किसमें, और एमआरएनए कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, इसे बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। याद आया, 3 मेथड लिखाए थे, क्या लिखा था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अरे देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां आने के मेथड को कुछ कहते हैं, यहां से यहां आने के मेथड को भी कुछ कहते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान रखें बातों को, ट्रांसक्रिप्शन, और इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। एक है ट्रांसक्रिप्शन, एक है ट्रांसलेशन। इस पूरे मैकेनिज्म को ही कहा जाता है क्या, जीन एक्सप्रेशन। आया क्या, तो मतलब इतना काम करने के बाद ये शो करेगा जीन एक्सप्रेशन का मतलब बनाना तो प्रोटीन ही है, बनाना तो प्रोटीन ही है, और जब प्रोटीन बनता तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है। कैसे इफेक्ट आता है, फिजियोलॉजिकल, प्रोटीन निकला बॉडी में सर शुरू, और बॉडी में सर शुरू तो बॉडी बता देगी आई आई आई, कैसे भी करके एक्शन शुरू कर देगी। बात समझ आ रही कि नहीं। सो दिस इज अ वे, टू वे वर्किंग और द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन। वी हैव 2 डिफरेंट टाइप, 2 तरीके हमारे पास हार्मोन के काम कराने के। हार्मोन के काम कराने के कितने तरीके हैं, हाँ 2 तरीके हैं। देखो या कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल डाउट नहीं होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया, याद रखिएगा। अच्छा, इसके डेटा से आपको एक डेटा और मैं देता हूं, आपको मैं एक डेटा और देता हूं, देखिए समझ लीजिएगा मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपके पास एक हार्मोन आया, कितना, याद रखिएगा, एक ही हार्मोन आया, एक हार्मोन का एक ही मॉलिक्यूल है, हार्मोन का केवल एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल आया है, कितना, केवल 1 मॉलिक्यूल, छोड़ दीजिए इसको, मैं लिखने रहा, नीचे बताऊंगा। एक मॉलिक्यूल आया है, कितना आया है, अरे कहो एक मॉलिक्यूल आया, कितना आया है, एक मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल आया तो वहां से यहां आने पर ये जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ये जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ये 10 की पावर 2 हुआ। केवल एक मॉलिक्यूल ने, केवल एक मॉलिक्यूल ने 10 की पावर 2 मतलब 100 सेकेंडरी, सॉरी 100 ये साइक्लिक प्रोसेस कर दिए। जैसे मैं कह दूं, इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे इसका आ गया ये 10 की पावर 2, कितने, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, बहुत खतरनाक है। और ये वाला कर देगा कितना, 10 की पावर 4, इसे कर देगा 10 की पावर 8, ये भी रहेगा 10 की पावर 8, कितना, 8। आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 10 की पावर 2, देन 10 की पावर 4, मतलब आखिरी के जो 2 हैं उनमें 10 की पावर 8 पावर, 10 की पावर 8 मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करोड़, 10 करोड़, मतलब रेंज देख रहे हैं आप, इसकी रेंज देखिए। उसने कहा कि एक हार्मोन का मॉलिक्यूल, एक हार्मोन का मॉलिक्यूल 10 करोड़, क्या, 10 करोड़ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को निकलवा देता है बाहर। उफ, खतरनाक। एक बार गुस्सा आने पर इतनी बर्बादगी है, एक बार एक हार्मोन निकल गया तो इतनी बर्बादगी है कि 10 करोड़ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खा जाते हैं आप एक सेकंड में, सेकंड से भी पहले। और अगर आप आधे घंटे तक गुस्सा रहे तो बॉडी तो पहले तो बीपी हाई जाएगा क्योंकि ग्लूकोज बहुत है, और जैसी 1 मिनट होगी, इसलिए कहा जाता है गुस्से का एक पैटर्न है, गुस्सा आके चला जाता है, गुस्सा रुक नहीं सकता। गुस्सा अगर रुकेगा तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, बॉडी ही खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। गुस्सा जो रोक पाया है उसका नाम शिव है, गुस्सा जो रोक पाया उसका नाम शिव है। चलिए वो बात अलग है, समझ में आ गया, बात समझ में आया। सो दिस इज दी, वी हैव द 2 वे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या, mRNA कहाँ है, कहाँ है mRNA, अच्छा ये ना, इसे बोलते हैं मैसेंजर प्रोटीन, क्या बोलते हैं, या फिर मैसेंजर आरएनए कह दो, मैसेंजर, मैसेंजर जैसे डीएनए होता है ऐसे आरएनए होता है। आरएनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए अलग अलग तरीके के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, एआरएनए, एसआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए, एचआरएनए, अलग अलग नाम होते हैं इनके, आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में तो है। लेकिन एक बार रिपीट कर दूं,
चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है, रिपीट करेंगे, खूब ध्यान देके बैठेगा, खूब ध्यान देके बैठिएगा मेरी बात पर। मैंने कहा ये आप अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने कहा ये आप अपने आप पढ़ेंगे, बढ़िया, ठीक। दो हमारे पास तरीके होते हैं हार्मोन का मैकेनिज्म करने के लिए, कितने? दो। वी हैव टू डिफरेंट पैटर्न्स कि हम किस तरीके से हार्मोन का प्रोसेस करवा सकते हैं। पहला, एक हार्मोन ऐसे भी काम कर सकता है कि आपकी सेल की प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। एक बात, ऐसे हार्मोन्स को हम प्रोटीन या पेप्टाइड या फिर कैटेकोलामाइन कह सकते हैं। दूसरा, हार्मोन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी सेल की प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं। ऐसे को हम स्टेरॉइडल स्टेरॉइड या फिर थॉराइड या फिर T3 T4 पैटर्न में काउंट करते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं पहला तरीका लेके चलूं जिसमें कि ऐसे हार्मोन हो जो कि क्रॉस नहीं कर सकते सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बात समझ में आ गया? होता क्या है कि हमारे पास ये होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर के सरफेस को हम बोलते हैं आउटर सरफेस, नीचे वाले को बोलते हैं इनर सरफेस। सबसे पहले एक हार्मोन आता है, और वो हार्मोन एड्रेनलिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एड्रेनलिन कह दिया, अब ये क्या करेगा, किसी रिसेप्टर से मिलेगा तो बना लेगा क्या? HR कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेगा? HR कॉम्प्लेक्स। HR कॉम्प्लेक्स बनते ही इसके सरफेस पर तुरंत इनएक्टिव एंजाइम से एक्टिव एंजाइम बन जाएगा। ये हमारे पास प्राइमरी होता है और ये हमारे पास सेकेंडरी। ये हमारे पास क्या बना? प्राइमरी, और ये बना सेकेंडरी। सेकेंडरी एक नहीं 4 तरीके के होते हैं, एक एडिनाइलेट साइक्लेस, एक CA++, एक IP3 और DG। उसके बाद ये एंजाइम क्या करेगा? तुरंत ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देगा, देन काइनेस को इनएक्टिव से एक्टिव कर देगा, देन एंजाइम से एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा उस प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, आगे बस में बहुत बढ़िया, अगले पे जाएं। सेकेंड प्रोसेस कहता है कि ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कि क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन को, जैसे कि T3 T4 और स्टेरॉइड। मैं आपके एग्जांपल भी दूंगा इसके, ठीक। उसके बाद देखें, मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस है। इन दोनों सरफेस के सरफेस पर देखें, ऊपर की साइड देखें तो हमारे पास हार्मोन्स हैं कुछ, वो हार्मोन डायरेक्टली क्या कर गए? इसको क्रॉस कर गए। डायरेक्टली क्या कर गए? क्रॉस कर गए। क्रॉस करने पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर आए और यहां इनको मिले क्या? रिसेप्टर। दोनों आपस में बाइंड कर गए। बाइंड करने को बोलते हैं HR कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपने देखा कि इसमें DNA के साथ पैचअप करा, DNA के साथ पैचअप करने के बाद जीन एक्सप्रेशन शो कर दिए। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है क्या? कि DNA से बना लीजिए mRNA, mRNA से बना लीजिए प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यही है असली मेथड, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजिकल मेथड और बायोकेमिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 से 37 जीन होते हैं और एक ह्यूमन सेल के अंदर सिंगल DNA के अंदर 30,000 तक जीन हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर जो आपके पास DNA होता है उसके छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को हम जीन कहते हैं, और यही करते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। उसको हम हेरिडिटी के काउंट, हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस में भी काउंट किए जाते हैं, तो वहां देख लेंगे। चलिए, आज की क्लास यहां तक रहेगी, 1 घंटे से ज्यादा क्लास चल गई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इस टॉपिक को बार बार रिकॉल करेंगे। ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा चैप्टर्स में काम आने वाला है। ये समझ लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम में भी आपको 2-3 जगह मैं इसको दिखाऊंगा कि इस वजह से हुआ ऐसा। किंगडम में जब एनिमल्स बटे तो इस रिस्पेक्ट में बट रहे होंगे, और वो आपका दिमाग है कि वहां तक पहुंच पा रहे कि नहीं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप वहां तक पहुंचे। किताब वहां तक नहीं पहुंचाती, लेकिन हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एवोल्यूशन ऐसे ही नहीं होता। एवोल्यूशन होने का जो पैटर्न है, बेसिकली बॉडी के होने वाले एवोल्यूशन हैं वो बायोकेमिकल के एवोल्यूशंस हैं। बॉडी में जो जो चीज़ कन्वर्ट होती चली गई, वैसे वैसे बॉडी का सरफेस चेंज होता चला गया। मेरी बात समझ में आया? फिजियोलॉजी बाहर की चीज़ है, अंदर की चीज बायोकेमिकल मेथड है। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड जैसे चेंज होगा तो बाहर का रिस्पॉन्ड भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको लूज मोशन है तो बॉडी बता देगी कि हाँ इस बंदे को लूज मोशन हुए हैं, बॉडी खराब हो गई है। मान लीजिए सामने वाले को एड्स है तो बॉडी बता देगी उसको एड्स हो गया है। मान लीजिए सामने वाले को अगर कोई डिजीज है तो उसको बता देंगे। जैसे समझ पा रहे हैं हम, उसकी बॉडी के अंदर कोरोना गया है तो उसकी बॉडी का हरकत बता देगी उसके अंदर कोरोना वायरस एंटर कर गया है। तो अंदर बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड हो रहे हैं और बाहर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब अंदर पहले चेंज होता है, बाहर बाद में चेंज होता है। वो सेकेंडरी प्रोसेस है, अंदर वाला पहला प्रोसेस। पहला रिस्पॉन्ड और सेकंड रिस्पॉन्ड, पहला रिस्पॉन्ड और सेकंड रिस्पॉन्ड। आपने यहां भी देखा कि ये पहला रिस्पॉन्ड यहां आया है, आपने देखा फर्स्ट रिस्पॉन्ड ये हुआ है, सेकंड रिस्पॉन्ड ये वाला हुआ था। तो रिस्पॉन्ड में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहां तक रखेंगे। थैंक यू।